मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत डेटिंग वेबसाइट पर अकाउंट बनाती है। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी भी अपनी प्रोफाइल बना रहा होता है और दोनों के जीवन साथी मर चुके हैं। फिर दोनों मैच करके आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। दोनों अपनी जिंदगियों के बारे में खुलकर बात करते हैं और फैसला करते हैं कि वो डिनर के लिए मिलेंगे। अगले सीन में आदमी एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और उस औरत की टेबल की तरफ बढ़ता है। सलाम दुआ के बाद औरत बताती है कि उसका शौहर और बेटा मर चुके हैं और अब सिर्फ उसका नवासा है जो उसके साथ रहता है। आदमी बताता है कि उसकी बीवी भी 3 साल पहले मर गई थी। जब वो घुल मिल जाते हैं तो आदमी मानता है कि उसने डेटिंग साइट पर नकली नाम इस्तेमाल किया है और उसका असल नाम है रॉय कोर्टने। ये सुनकर औरत भी बताती है कि उसने भी नकली नाम रखा था और उसका असल नाम बेटी है। दोनों अपनी ये चालाकी जानकर जोर जोर से हंसते हैं। थोड़ी देर बाद बेटी को उसका नवासा स्टीफन लेने आता है। बाद में रॉय एक नाइट क्लब जाता है जहां उसका दोस्त विंसेंट पहले ही 2 और लोगों के साथ बैठा होता है। रॉय जोश से उनके साथ एक बिजनेस प्लान शेयर करता है और वादा करता है कि वो उनके पैसे को जल्दी दुगना कर देगा। वो बताता है कि उसने बैंकर बनने का ढोंग रचाया और एक रशियन बिजनेसमैन से इन्वेस्टमेंट की स्कीम के लिए राब्ता किया। बिजनेसमैन उनकी स्कीम में 8 लाख पाउंड लगाने पर तैयार होता है, लेकिन पहले चाहता है कि रॉय और उसका ग्रुप थोड़ी रकम लगाए ताकि सब कुछ महफूज हो। रॉय समझाता है कि उन सबको मिलाकर 2 लाख पाउंड लगाने होंगे और उनके पैसे दुगने हो जाएंगे। रॉय की बातों से मुतासिर होकर विंसेंट और वो दोनों आदमी हिस्सा डालने पर राजी हो जाते हैं और तय करते हैं कि अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन उनमें से एक आदमी जिसका नाम ब्रिन है गलती से अपना नाम बता देता है। इसी वक्त रॉय को उस औरत बेटी की कॉल आती है। फिर एक सिनेमा हॉल दिखाया जाता है जहां रॉय और बेटी अपनी दूसरी डेट पर होते हैं। मूवी खत्म होने के बाद वो घर पैदल जाने का फैसला करते हैं, लेकिन अचानक रॉय के घुटने जवाब दे देते हैं और वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, तो बेटी उसे चलने में मदद करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉय अपने फ्लैट में बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है। वो अपने स्टाफ से कहता है कि उसके फ्लैट को एक ऑफिस में बदल दें। कुछ ही देर बाद पिछली रात वाले आदमी 2 अच्छे सूट पहने रूसियों के साथ इस नकली ऑफिस में पहुंचते हैं। रॉय इन्वेस्टमेंट की स्कीम समझाता है जिससे 1 हफ्ते में मुनाफा मिलेगा और उन्हें एक कीपैड दिखाता है जिससे वो अपने अकाउंट्स में पैसे मुंतकिल और मैनेज कर सकते हैं। रॉय जब उनके 2 लाख पाउंड एक जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो रूसियों को भी कहा जाता है कि वो प्लान के मुताबिक 8 लाख पाउंड इस अकाउंट में डालें। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो ब्रिन अचानक रूसियों से पूछता है कि वो अपने सदर प्यूटिन को कितना कमीशन देते हैं। इस बेवकूफ़ाना मजाक से रूसी नाराज हो जाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हैं। इसके बाद बाकी इन्वेस्टर्स ब्रिन को इल्जाम देते हैं कि वो अपनी जबान बंद ना रख सका, तो रॉय कहता है कि उन्हें रूसियों का एतमाद दोबारा जीतना होगा। मीटिंग के बाद रॉय बेटी से मिलने जाता है जहां वो जानबूझकर छड़ी के साथ चलता है और घुटने के दर्द का ड्रामा करता है। यहाँ बेटी बताती है कि उसने हाल ही में नई गाड़ी खरीदी है और उसे साथ ले जाने की पेशकश करती है। रॉय को ये जानकर दिलचस्पी होती है कि बेटी के पास बहुत पैसा है। फिर दोनों बेटी के घर जाते हैं और डिनर करते हैं। बाद में उसका नवासा स्टीफन घर आता है और रॉय को देखकर नागवारी जाहिर करता है। डिनर के बाद बेटी और उसका नवासा रॉय को घर छोड़ने जाते हैं, लेकिन जब वो देखती है कि वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है तो वो मशवरा देती है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ने से बचने के लिए उसके घर ही ठहर जाए। स्टीफन हिचकिचाता है, लेकिन बेटी जोर देती है तो रॉय मान जाता है और अपना सामान उसके घर ले आता है। अगली सुबह जब रॉय घर के बाहर खड़ा होता है तो वो एक अजनबी आदमी को गाड़ी में बैठा देखता है जो उसे घूर रहा होता है। इसी दौरान स्टीफन अपनी नानी को खबरदार करता है कि वो एक अजनबी के बहुत करीब जा रही है, लेकिन बेटी उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है क्योंकि उसे अपनी नई डेट पसंद आने लगी है। रॉय ये सब सुन लेता है मगर वो इसे संजीदा नहीं लेता। रॉय की शख्सियत बेटी को मुतासिर करती है, लेकिन स्टीफन को अपनी नानी की बातें नागवार लगती हैं। रॉय स्टीफन से कहता है कि उसे एक ज़रूरी काम है और बेटी स्टीफन से कहती है कि वो उसे ले जाए। उसे हॉस्पिटल में एक दोस्त से मिलना है जो कैंसर में मुब्तला है, लेकिन स्टीफन के जाने के बाद रॉय अंदर नहीं जाता। इसकी बजाय वो पिछले दरवाजे से निकल जाता है, अपनी छड़ी फेंक देता है और बिल्कुल सेहतमंद बूढ़े की तरह अपने ऑफिस तक चल कर जाता है। अगले सीन में रूसी दोबारा ऑफिस आते हैं और ब्रिन माफी मांगकर कहता है कि उसने पिछले दिन बदतमीजी की थी। यकीन दहानी के तौर पर वो बताता है कि चारों ने अपनी इन्वेस्टमेंट दुगनी कर दी है और अब वो 4 लाख पाउंड हो गई है। रॉय फौरन ये रकम जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर करता है और रूसी भी अपनी रकम इस अकाउंट में डाल देते हैं और यूं ये सौदा पक्का हो जाता है। इसके बाद एक रूसी खुशी से ब्रिन को गले लगाता है और इसी वक्त ब्रिन को पता चलता है कि रूसी के जिस्म पर तारें लगी हुई हैं। तभी पुलिस के सायरन सुनाई देते हैं।
पुलिस बिल्डिंग में घुस आती है, लेकिन खुशकिस्मती से ब्रिन और उसका साथी पिछले दरवाजे से भाग निकलते हैं। जैसे ही ब्रिन और उसका साथी वहां से निकलते हैं तो एक चौंका देने वाला राज खुलता है कि रॉय, पुलिस, विंसेंट और वो दोनों रूसी असल में मिलकर ब्रिन और उसके साथी को धोखा दे रहे थे। इस तरह उन्होंने आसानी से 2 लाख पाउंड कमा लिए हैं। अपनी खतरनाक स्कीम में कामयाब होने के बाद रॉय वापस आकर हॉस्पिटल के दरवाजे पर स्टीफन से मिलता है। डिनर के दौरान स्टीफन बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए स्पांडाउ जेल जा रहा है, जहां नाजी जंगी मुजरिमों को रखा गया था। फिर स्टीफन पूछता है कि क्या रॉय ने कभी जंग में हिस्सा लिया था। रॉय थोड़ी देर रुककर बताता है कि वो फौज में रहा है और इसी वजह से उसकी गर्दन पर निशान है। डिनर के बाद दोनों बूढ़े स्टीफन को रुखसत करते हैं और रॉय एक बार फिर उस इंसान को देखता है जो काफी दिनों से सिल्वर ऑडी में पीछा कर रहा है। कुछ दिन बाद रॉय और उसका साथी विंसेंट एक कसाई की दुकान पर जाते हैं, जो उसी रूसी आदमी की है जो उनके प्लान में शामिल था। वो उसके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि एक शिकायत सुनने को मिली है। पता चलता है कि वो रूसी आदमी अपने काम के बदले ज्यादा पैसे मांगता है, लेकिन रॉय उसे देने वाला नहीं होता। इसके बजाय वो अपने 2 आदमियों को बुलाता है और उन्हें हुक्म देता है कि रूसी को बुरी तरह पीटें। बाद में रॉय अपने साथी विंसेंट के साथ बेटी के घर जाता है। जब वो आती है तो वो विंसेंट को अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहकर मुतारफ कराता है। रॉय जब ये जिक्र करता है कि वो अपनी वसीयत में उसके लिए कुछ छोड़ना चाहता है तो बेटी हैरान रह जाती है। वो जोर देती है कि उसे सब कुछ अपने बेटे रॉबर्ट को देना चाहिए, लेकिन रॉय मानता है कि उसे अपने बेटे की जिंदगी गुजारने का तरीका पसंद नहीं है। फिर विंसेंट और रॉय चालाकी से बेटी से उसकी दौलत का पता लगाते हैं, जो तकरीबन 28 लाख पाउंड है। रकम देखकर मुतासिर होने पर विंसेंट उसे मशवरा देता है कि वो अपना सारा पैसा लगाए। वो दावा करता है कि अगले 5 साल में उसकी रकम दुगनी हो जाएगी। वो उसे मजीद कायल करने की कोशिश करता है कि वो रॉय के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोले, लेकिन बेटी कहती है कि उसे इतना बड़ा फैसला करने के लिए वक्त चाहिए। अगली सुबह बेटी, रॉय और विंसेंट बाहर बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि रॉय ने अपनी इन्वेस्टमेंट से 20,000 पाउंड का मुनाफा कमाया है। इतने में स्टीफन आता है और कहता है कि आज उसे काम से जल्दी फारिग कर दिया गया। स्टीफन इन्वेस्टमेंट के कागजात देख लेता है और अपनी नानी को याद दिलाता है कि वो अंधा भरोसा करके अपना सारा पैसा उसे देने जा रही है। बेटी इस बात पर नाराज होती है और विंसेंट भी ये सोचकर जाने का फैसला करता है कि ये सौदा करने का सही वक्त नहीं है। इसी दौरान स्टीफन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब गड़बड़ करने पर माफ़ी मांगता है। बाद में रॉय बेटी को मशवरा देता है कि 20,000 के मुनाफे में से 10,000 स्टीफन को दे दिए जाएं और बाकी 10,000 वो दोनों सफ़र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर बेटी हैरान तो होती है मगर शुक्रिया भी कहती है। अगली दोपहर वो रॉय के बाल काटती है और बर्लिन जाने की ख्वाहिश जाहिर करती है। दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं कि अचानक बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो फर्श पर गिर पड़ती है। रॉय एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि बस उसके डॉक्टर को फ़ोन करे। बाद में डॉक्टर बताता है कि उसे एक और फालिज का अटैक हुआ है। फिक्रमंद रॉय पूछता है कि क्या इसका कोई इलाज है, लेकिन बेटी सर्जरी और लंबे आराम से हिचकिचाती है क्योंकि वो एक मरी हुई औरत की तरह जीना नहीं चाहती। उस रात रॉय बेटी को सुला देता है और उसकी तिब्बी हालत देखकर उसके साथ बर्लिन जाने पर राजी हो जाता है। अगले दिन शॉपिंग के दौरान रॉय देखता है कि ब्रिन उसका पीछा कर रहा है, तो वो फौरन 1 घंटे में बेटी से रेस्टोरेंट में मुलाकात का बंदोबस्त करता है। फिक्रमंद रॉय ट्रेन की तरफ जाता है जबकि ब्रिन उसका पीछा कर रहा होता है। जल्द ही ब्रिन उसका सामना करता है और बताता है कि उसने उनकी धोखाधही का राज जान लिया है। वो अब अपने 1 लाख पाउंड वापस चाहता है, वरना वो रॉय की असलियत बेटी को बता देगा। ये कहकर वो रॉय को घेर लेता है, लेकिन रॉय उसकी आंख पर हमला करता है और उसे आती हुई ट्रेन के सामने धकेल देता है। फिर चालाक रॉय वहां से बगैर पकड़े फरार हो जाता है। वाकये के बाद रॉय तयशुदा जगह पर बेटी से मिलता है और अचानक अपनी सफर की ख्वाहिश जाहिर करता है। अगले सीन में वो बर्लिन पहुंचते हैं जहां वो स्टीफन से मिलते हैं। स्टीफन उन्हें शहर दिखाने की पेशकश करता है क्योंकि वो इसे अच्छी तरह जानता है। तीनों कई जंगी म्यूजियम और खूबसूरत इमारत देखते हैं। इसके बाद बेटी फैसला करती है कि वो अकेली घूमेगी और वक्त पर होटल वापस आने का वादा करती है। अब इसके बाद वो एक पुरानी इमारत के सामने खड़ी और गहरी सांस लेती दिखाई देती है। बाद में बेटी जख्मी हाथ के साथ होटल पहुंचती है। वो कहती है कि उसका पांव फुटपाथ पर लुढ़कने की वजह से फिसल गया। रॉय उसके जख्मों का इलाज करता है और नरमी से उसके हाथ चूमता है, जिससे बेटी उसकी मेहरबानी पर और ज्यादा मुतासिर होती है। अगले दिन स्टीफन उन्हें एक होटल ले जाता है, एक पुरानी बिल्डिंग जिसे रॉय देखकर परेशान हो जाता है, जैसे वो पहले इसे देख चुका हो। अपार्टमेंट के अंदर स्टीफन अचानक बताता है कि उसने रॉय के सर्विस कार्ड चेक किए हैं और मालूम हुआ है कि वो जंग के बाद यहाँ तैनात था।
वो कई दहाइयां पहले जंग के 3 साल बाद इसी बिल्डिंग में आया था और उसी दिन एक कत्ल भी हुआ था। अब जब उसका राज खुल गया है तो रॉय सच बताता है कि वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा था जो नाजी मुजरिमों को पकड़ने का काम करती थी। साल 1948 में वो बर्लिन आया था ताकि एक ताकतवर नाजी मार्टिन गाइगर को गिरफ्तार करे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक नौजवान बरतानवी सिपाही रॉय और एक जर्मन हांस टॉब मुजरिम के घर पहुंचते हैं, जो वही कमरा है जिसमें वो मौजूदा वक्त में है। एक आदमी ने दरवाजा खोला और दावा किया कि गाइगर इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन एजेंट्स रुकने पर इसरार करते हैं तो वो आदमी कॉफी बनाने के लिए किचन चला जाता है, लेकिन वो असल में खुद गाइगर था। उसने चाकू उठाया और हांस की गर्दन पर रख दिया। इस पर रॉय को अपना हथियार नीचे रखना पड़ा और गाइगर ने किसी तरह उसे उठा लिया। फिर झगड़े में बरतानवी सिपाही रॉय मारा गया जबकि हांस जिंदा बच गया। यहाँ रॉय आखिरकार इकरार करता है कि उसका असल नाम हांस है, जो बरतानवी सिपाही का जर्मन ट्रांसलेटर था। वो उस दिन को याद करता है जब बरतानवी सिपाही मारा गया और वो खुद बमुश्किल मौत से बच निकला। सिपाही का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था तो हांस ने मौके का फायदा उठाकर उसकी पहचान अपना ली। लोग पहले ही समझते थे कि उन दोनों के चेहरे मिलते जुलते हैं। उसी दिन से वो रॉय कोर्टने बन गया और बरतानवी शहरी की हैसियत इख्तियार कर ली। अंग्रेजी पर उबूर होने की वजह से किसी ने उसकी नई पहचान पर शक नहीं किया। वो लंदन चला गया और जर्मनी की जंगी दहशतों से दूर एक अंग्रेज की तरह जिंदगी गुजारने लगा। उसकी बातें सुनकर स्टीफन सोचता है कि वो एक बुरा आदमी है और अपनी नानी को खबरदार करता है कि उससे दूर रहे, लेकिन बेटी रॉय का साथ देती है और स्टीफन से कहती है कि अब से उनके मामलों में दखल ना दे। स्टीफन के कमरे से जाने के बाद बेटी रॉय की हिमायत करते हुए कहती है कि जब वो उसके साथ होता है तो उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है। जब वो घर वापस आते हैं तो बेटी विंसेंट को फ़ोन करने का कहती है। वो फैसला करती है कि अपनी सारी रकम रॉय के साथ जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। बाद में रॉय विंसेंट से मिलता है, लेकिन विंसेंट मशवरा देता है कि रॉय को बेटी के इलाज के लिए कुछ रकम उसके पास छोड़ देनी चाहिए। लालची रॉय इस बात को नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि वो बेटी के 3 मिलियन का एक एक पैसा हथियाने पर तुला हुआ है। कुछ दिन बाद विंसेंट बेटी के घर आता है। वो उसकी और रॉय की मदद करता है ताकि वो अपने अलग अलग असासे जॉइंट अकाउंट में शामिल करने का पेपर वर्क मुकम्मल कर सकें। फिर वो उन्हें रकम ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग कीपैड देता है, लेकिन फिर बेटी सोचती है कि क्या उसे अपनी तिब्बी हालत की वजह से अपने लिए कुछ रकम रखनी चाहिए। ये देखकर रॉय उसे कायल करता है और दिखावे के तौर पर अपनी सारी दौलत जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और बेटी भी ऐसा ही करती है। दोनों अकाउंट के लिए पासवर्ड रखते हैं। बेटी दीवार पर लगी फूलों की तस्वीर दिखाती है तो वो 6 हरफी लफ्ज लिलीज को पासवर्ड बना लेते हैं। सब कुछ तय होने के बाद रॉय ड्रामा करता है कि उसे अपने बेटे रॉबर्ट की कॉल आई है जो लंदन आ रहा है और मिलना चाहता है। वो कहता है कि वो वहाँ जाने की जहमत नहीं करेगा, लेकिन बेटी उसे अपने बेटे से मिलने का हौसला देती है। उसकी बात मानकर रॉय अपना बैग पैक करता है और दावा करता है कि वो रात भर के लिए जा रहा है। साथ ही अपना कीपैड भी बैग में रख लेता है। जाने से पहले बेटी उससे कहती है कि पानी पी ले ताकि हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि सफ़र थका देने वाला हो सकता है। इस पर रॉय किचन की तरफ जाता है और बेटी तजस्सुस से उसके बैग की तरफ देखती है। रेलवे स्टेशन पर रॉय ड्रामा करता है और कहता है कि काश उसे जाना ना पड़ता और वो शाम बेटी के साथ गुजार सकता, मगर बेटी उसे अपने बेटे से मिलने की तरगीब देती है। कुछ लम्हों बाद ट्रेन आ जाती है और वो उसे गर्मजोशी से रुखसत करती है। इसके बाद एक होटल का कमरा दिखाया जाता है जहां रॉय आराम से बैठा शराब पी रहा होता है। नशे की हालत में वो अपने बैग में कीपैड तलाश करता है, लेकिन हैरान रह जाता है कि वो गायब है। वो फौरन बैंक की कस्टमर सर्विस से राब्ता करता है, लेकिन वो बगैर कीपैड के उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या नया कीपैड कुरियर के जरिए भेजा जा सकता है। जवाब मिलता है कि ये मुमकिन है, मगर इसमें कुछ दिन लगेंगे, जिससे वो सख्त परेशान हो जाता है। और कोई चारा ना होने पर रॉय वापस बेटी के घर आता है, मगर उसे घर बिल्कुल खाली मिलता है। तभी अचानक वो बेटी को देखता है जिसके हाथ में कीपैड होता है। रॉय फौरन एक बहाना बनाता है कि उसके बेटे की फ्लाइट लेट हो गई है। जवाब में बेटी जाहिर करती है कि जब जब रॉय झूठ बोलेगा वो जॉइंट अकाउंट से 50,000 पाउंड अपने ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। वो रॉय के कई झूठ पकड़ लेती है, जिनमें ये भी शामिल है कि वो अचानक उसके घर सिर्फ उसे मिलने आया था। इस पर वो फौरन 1 मिनट के अंदर अंदर 2 लाख पाउंड अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। घबराकर रॉय आखिरकार बेटी से पूछता है कि वो असल में कौन है। इस पर वो दीवार पर लगी लिली के फूल की तस्वीर की तरफ इशारा करती है, जो उसकी असल पहचान है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बेटी दरअसल बर्लिन की एक नौजवान लड़की थी और उसका असल नाम लिली है।
रॉय, जिसका असली नाम हांस था, लिली को अंग्रेजी पढ़ाया करता था और ये जाहिर होता है कि लिली उससे बेहद मोहब्बत करती थी। एक दिन जब वो लिली का इंतजार कर रहा होता है, हांस को एक कमरे से म्यूजिक की आवाज आती है। वो देखता है कि लिली की 3 खूबसूरत बहनें डांस कर रही हैं। उनमें से एक बहन उसे अपने साथ डांस करने को कहती है, जिसे वो कबूल कर लेता है। लेकिन हांस दरअसल एक बद किरदार आदमी निकलता है और वो जल्द ही उसकी बहन के साथ बदतमीजी करने लगता है। जब वो लड़की पीछे हटने लगती है तो वो उसका खूबसूरत लिबास भी फाड़ देता है। इस वाकये के बाद वो उस कमरे में दाखिल होता है जहाँ लिली उसका इंतजार कर रही होती है। गुस्से में वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस पर जबरदस्ती करता है। जब हांस नीचे जाता है तो वो तीनों बहनों को अपने बाप के साथ खड़े देखता है। उन्हें ये मालूम नहीं होता कि लिली के साथ क्या हुआ है, लेकिन उनका बाप डांस वाले वाकये पर हांस को डांटता है। हांस झूठ बोलता है कि वो खुद ही उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी उसे घर से निकाल दिया जाता है। नतीजतन जलील हुआ लड़का बाद में बदला लेते हुए इस खानदान को बरतानवी फौजियों से ताल्लुकात रखने के इल्जाम में बदनाम करता है। बेटी यानी लिली बताती है कि उसके बाप को झूठे इल्जामात की वजह से सजाए मौत सुनाई गई। फिर उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली और सिर्फ 4 बहनें ही बाकी रह गईं। लेकिन अफसोस, जंग के दौरान एक बम धमाके में उसकी तीनों बहनें मार दी गईं और सिर्फ लिली जिंदा बची। ये सब सुनने के बाद रॉय अपने गुनाहों का एतराफ करता है। बेटी एक रिकॉर्डर निकालती है और उसे बताती है कि अब उसके जुर्म के मुकम्मल सबूत उसके पास मौजूद हैं। वो मजीद इंकशाफ करती है कि स्टीफन एक माहिर रिसर्चर है, जिसने रॉय की मुजरिमाना सरगर्मियों की मुकम्मल छानबीन की। उसकी मदद से ही वो रॉय को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हुई। रॉय हैरान रह जाता है, लेकिन वो दावा करता है कि उसके पास अब भी ये सबूत नहीं है कि वो हांस टॉब है। जवाब में बेटी उसे उस दिन की याद दिलाती है जब वो बर्लिन से अपने जख्मी हाथ के साथ होटल लौटी थी। यहाँ इंकशाफ होता है कि जिस घर में बेटी गई थी वो दरअसल उसका पुराना खानदानी घर था। अब वो घर एक यतीम खाने में बदल दिया गया था। जब बेटी अपने पुराने कमरे में दाखिल हुई तो उसने फर्श में मौजूद एक खुफिया खाना खोला, मगर ऐसा करते वक्त उसका हाथ गलती से वहाँ निकले कीलों पर जा लगा। उस खाने के अंदर उसने एक लॉकेट छुपा रखा था जिसमें रॉय के पुराने बाल मौजूद थे। बेटी को पूरा यकीन था कि ये उसकी असल शनाख्त साबित करने के लिए काफी होगा। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि विंसेंट दरअसल उसकी ही टीम का हिस्सा है। असल में स्टीफन ने विंसेंट को घेर लिया था और धमकी दी कि अगर उसने साथ ना दिया तो वो उसके सारे धोखे हुक्काम को बता देगा। इसलिए विंसेंट के पास उनकी मदद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। तब बेटी ये भी बताती है कि स्टीफन दरअसल उसका पोता नहीं है। इसके अलावा जो आदमी सिल्वर ऑडी में बाहर बाकायदगी से उनकी बातें छुपकर सुनता था, वो दरअसल बेटी के पोतों में से एक है। दोनों साथी हैं और उन्होंने इस पूरे ड्रामे में उसकी मदद की। मजीद ये कि उसे कभी फालिज नहीं हुआ, बल्कि डॉक्टर भी इस खेल में शामिल था। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि रॉय को कायल किया जा सके कि वो अपना सारा पैसा जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ये सब कहने के बाद बेटी उसे उसका कीपैड वापस देती है और बताती है कि अब उसके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख पाउंड बाकी हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, रॉय उस पर हमला कर देता है, मगर बेटी किसी तरह उसका मुकाबला कर लेती है और फौरन मदद के लिए पुकारती है। कुछ लम्हों बाद 2 आदमी वहाँ पहुँचते हैं, एक वही रूसी कसाई और दूसरा पहले वाला लुटा हुआ इन्वेस्टर। लिली कहती है कि उसके अकाउंट में 1 लाख पाउंड बाकी हैं और फिर रॉय को उन दोनों के हवाले करके चली जाती है, जो उससे अपना लुटा हुआ पैसा वापस लेना चाहते हैं। जब बेटी घर से बाहर निकलती है तो वो अंदर से रॉय की दर्दनाक चीखें सुनती है। अगले सीन में हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां रॉय को मुकम्मल तौर पर मफलूज हालत में दिखाया जाता है। विंसेंट उससे मिलने आता है और उसे एक ड्रिंक पेश करता है, जिसे रॉय ना चाहते हुए भी पी लेता है। बाद में हम देखते हैं कि लिली बिल्कुल तन्हा नहीं है, बल्कि उसके बहुत से बच्चे और पोते पोतियां हैं और वो अपने बड़े खानदान के साथ एक शानदार तकरीब में शामिल है। अब वो अपने खानदान के साथ हमेशा खुश रह सकती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।